हमने लास्ट टाइम फार्मा का 18 नंबर एमसीक्यू तक कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक फार्मा में है NSAID, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ड्रग होती है, मतलब कौन सी दवा होती है जो पेन में रिलीफ करती है, मतलब दर्द में खाई जाती है, मतलब दर्द होता है तो आराम देती है। तो ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटीपायरेटिक किसे बोलते हैं? पायरेक्सिया हम फीवर को कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो चीज़ें काम करती है उसको एंटी बोलते हैं। तो एंटीपायरेटिक मतलब जो पायरेक्सिया में उल्टा असर करे, उसे ख़त्म करे, तो एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीडोट का मतलब है जब भी कोई जहरीली चीज़ हमारी बॉडी में चली जाती है उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जिस एजेंट का यूज़ करते हैं, जिस ड्रग का यूज़ करते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स किसे बोलते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारी बॉडी के सेंसेशन को लॉस कर दे और कॉन्शियसनेस पे भी अफेक्ट करे, मतलब कॉन्शियसनेस को डिप्रेस कर दे या लॉस कर दे। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर पेन मैनेजमेंट के लिए पहली जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो क्या होती है, मतलब अगर पेन हो रहा है तो सबसे पहली दवा जो हम देंगे वो कौन सी होगी? तो WHO के हिसाब से फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेन मैनेजमेंट है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऐसा कौन सा सबस्टांस होता है जो कि जो हमारा पेन रिसेप्टर होता है, मतलब जो कि दर्द को महसूस करवाता है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। कैसे बढ़ा देती है? ब्रेडिकाइनिन को रिलीज़ करके। तो ऐसे जो सबस्टेंस जो ब्रेडिकाइनिन को रिलीज़ करवाते हैं जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, ऐसे सबस्टेंस को प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में लोकली सिंथेसिस होता है, मतलब जहाँ पे पेन हो रहा है ये वहीं पर सिंथेसिस होगा। जैसे इस जगह पे पेन हो रहा है तो ये इसी जगह पे सिंथेसिस होगी इसकी, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ब्रेडिकाइनिन को इनडायरेक्टली वहाँ पे रिलीज़ कराता है, जिससे क्या होता है, बॉडी में पेन बढ़ जाता है। तो देखो ब्रेडिकाइनिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेडिकाइनिन डायरेक्ट पेन प्रोड्यूसर होता है, मतलब ये डायरेक्ट पेन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? जहाँ पे इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेडिकाइनिन होता है वो रिलीज़ होने लगता है। इसके रिलीज़ होने की वजह से जो नोज़िसेप्टर होते हैं, नोज़िसेप्टर मतलब पेन रिसेप्टर, ठीक है, उनको डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। फिर उसके बाद जब डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स खुल जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो होता है वो तेज़ी से जनरेट होता है और फिर क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, मोस्ट पोटेंट होता है, मतलब बहुत जल्दी से पेन को महसूस करवाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडोजीनस पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये डायरेक्ट पेन नहीं बनाता बल्कि पेन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, मतलब जो दर्द है उसे हल्का सा भी दर्द हो तो उसे हम महसूस कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन ये काम करता है? तो टिश्यू इंजरी जहाँ पे हुई है वहाँ पे क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से कॉक्स एंजाइम जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने लगते हैं। फिर वहाँ पे जो नोज़िसेप्टर होता है, मतलब पेन रिसेप्टर होता है, उसका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से क्या होता है, जिससे क्या होगा कि हल्की सी भी स्टिमुलस आएगी तो क्या होगा, दर्द पैदा करने लगेगी। हल्का सा भी टच हुआ, हल्का सा भी कुछ हुआ, पेन क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो और क्या हो जाएगा, तो उस जगह पे पेन सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। इसीलिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसको हम पेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं, मतलब दर्द को और क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। फिर तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, उसने गलती से एसिटामिनोफेन ले लिया, मतलब PCM ले लिया, ठीक है। तो आप लैब वैल्यू में क्या देखोगे? तो देखिए होता क्या है कि जो एसिटामिनोफेन होता है ये हायर डोज में अगर लिया जाता है तो ये क्या करता है कि जो लिवर की सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता है, नेक्रोसिस करता है, मतलब लिवर की जो सेल होती हैं उनको सड़ाने लगता है, ठीक है। तो लिवर क्या करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से सीरम ट्रांसएमिनेज बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा,
ठीक है। तो अगर सीरम ट्रांसएमिनेज निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लिवर डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए अगर कोई पीसीएम ले लिया है ओवरडोज में तो हम क्या चीज़ देखेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, क्या देखेंगे, सीरम ट्रांसएमिनेज का एमिनेज का लेवल देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें लिखी है कि जो पीसीएम होता है ये एंटी एनाल्जेसिक तो होता है, ठीक है, एंटीपायरेटिक भी होता है, लेकिन इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम पीसीएम को प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब पैरासीटामॉल नहीं देते हैं। पैरासीटामॉल किस में देंगे, अगर दर्द हो रहा है या फिर क्या है, फीवर है, मतलब बुखार है। अगर इन्फ्लामेशन है तो हम क्या देते हैं, एनएसआईडी देते हैं, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल। फिर उसके बाद एक इसमें एक और लाइन बता रहा है कि अगर किसी बच्चे को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है, ठीक है, नहीं देखो, अगर कोई बच्चा है उसको वायरल डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी वायरल डिजीज़ जैसे मिजल्स हो गया, वेरिसिला हो गया, अगर वायरल डिजीज़ है उसको या इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उस समय अगर हम बच्चे को एस्प्रिन देते हैं तो इससे क्या होगा, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होगी और सेरेब्रल इडिमा होगा। तो अगर ये होता है तो इस चीज़ को बोलते हैं रे सिंड्रोम, ठीक है। इसीलिए अगर वायरल डिजीज़ होती है या फिर हिपैटिक प्रॉब्लम है या सेरेब्रल प्रॉब्लम है तो हमें एस्प्रिन नहीं देना होता है, ठीक है। हालांकि एस्प्रिन का क्वेश्चन है बस, बट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो अगर वायरल डिजीज़ के साथ एस्प्रिन देंगे तो कौन सा सिंड्रोम होगा, रे सिंड्रोम। फिर अगला कह रहा है कि अगर किसी ने एसिटामिनोफेन की ओवरडोज ले ली है तो हम क्या करेंगे, तो हम वही एलएफटी कराएंगे। एलएफटी में भी क्या देखेंगे, मेनली सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल। फिर वही कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी घुमा के वही कह रहा है कि अगर मतलब कौन से लोग होते हैं, कौन से पेशेंट होते हैं जिनको पीसीएम नहीं दिया जाता। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें लिवर डिसऑर्डर होता है उनको पीसीएम नहीं दिया जाता है, ठीक है, कंट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, लिवर को डैमेज कर देगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सी ड्रग है जो कि बच्चों में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा करती है। तो इन चारों में जो पीसीएम है, पीसीएम जो होता है ये बच्चों में क्या करता है, टॉक्सिसिटी करता है। तो ये टॉक्सिसिटी करता है बच्चों में, इसीलिए क्या होता है कि इसकी जो डोज होती है पीसीएम की, डॉक्टर जितना प्रिस्क्राइब्ड करें उतना ही देना चाहिए। पीसीएम की डोज बच्चों में लगभग 10 से 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से दिया जाता है, मतलब एक डोज जो होगी 10 से 15 mg पर केजी ही होगी, और 6 घंटे के डिफरेंस पे ही देना होता है, 6 से 8 घंटे के, बहुत जल्दी जल्दी पीसीएम नहीं देना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, लिवर इंजरी करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रग है इसमें से जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पीसीएम के पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता है। फिर अगला आ गया एस्प्रिन से रिलेटेड क्वेश्चन। एस्प्रिन का इन्होंने केमिकल नेम पूछा है। हमने फार्मा में स्टार्टिंग में आईपीएससी नेम, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, प्रॉपर्टी नेम, नॉन प्रॉपर्टी नेम पढ़े थे। तो जो केमिकल नेम है वो पूछा है किसका, एस्प्रिन का। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एस्प्रिन का क्या होता है, केमिकल नेम होता है, ठीक है। एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन भी पेन में दिया जाता है, ये एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, और साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ ये एंटी प्लेटलेट भी होता है। इसीलिए जिनका जिनको कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन्हें भी एस्प्रिन दिया जाता है, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है। कैसे पतला करता है, क्योंकि इसके पास एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, मतलब ये प्लेटलेट के उल्टा काम करता है, ठीक है। जैसे प्लेटलेट क्लॉटिंग करवाता है तो ये क्लॉटिंग को रोक देगा, ठीक है। प्लेटलेट क्या करेगा, ब्लीडिंग टाइम को घटा देगा, मतलब ब्लीडिंग नहीं होने देगा, कैसे, क्लॉटिंग बना के। जबकि ये क्या करेगा, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है। और क्यों, क्योंकि खून पतला हो जाएगा, क्योंकि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है, ठीक है, क्लॉट नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन डू नॉट इंक्लूडेड, इसमें से क्या है जो एस्प्रिन का काम नहीं है। तो हमने पढ़ा था ये एंटीपायरेटिक होता है और ये एनाल्जेसिक भी होता है, और साथ में इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो हाँ, ये जो एस्प्रिन होता है ये जीएफआर को भी कम कर देता है और ये ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, घटा देता है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो एस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट पूछा है, तो एस्प्रिन क्या करता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होने की वजह से ये जीआई ब्लीडिंग करवाता है और
जीयू ब्लीडिंग करवाता है, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग भी करवाता है। उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आने लगता है, तो इस वजह से जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। तो इसीलिए जो एस्प्रिन है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट है पिंक कलर का यूरिन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहाँ यहाँ पे यही पूछा हुआ है, बट यहाँ ना एक्चुअली में टॉक्सिसिटी इन्होंने दे दिया। टॉक्सिसिटी अलग होता है, साइड इफ़ेक्ट अलग होता है, ठीक है। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, एक्यूमुलेशन होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पिंक यूरिन क्या होगा, एस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही कह रहा है कि एस्प्रिन का टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर टॉक्सिक इफ़ेक्ट पूछ रहा है तो एस्प्रिन का टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है टिनाइटिस, ठीक है। क्यों होता है टिनाइटिस? ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से। टिनाइटिस का मतलब होता है कान में घंटी बजने लगती है, ऐसा सुनाई देता है, ठीक है। तो ये मेन जो होता है एस्प्रिन का टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है, ये याद रखना। साइड इफ़ेक्ट में पिंक कलर यूरिन याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही पूछ रहा है, अब की सैलिसिलेट करके पूछ दिया, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एस्प्रिन का दूसरा नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो फिर ये क्या, इसकी टॉक्सिसिटी पूछी है तो वही चीज़ फिर से हो जाएगा। क्या होगा, रिंगिंग इन एयर। पिंक कलर यूरिन क्या था, वो साइड इफ़ेक्ट था। फिर उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब वही टॉक्सिक इफ़ेक्ट पूछा है कि कौन ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, तो एस्प्रिन करवाता है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अच्छा, और भी जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, टिनाइटिस कराती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी, और साथ में वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कराती हैं। और उसी समय याद रखो जो एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में भी क्या होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी होता है। एस्प्रिन जो होता है ये अर्ली स्टेज में, जब मतलब इसका जब टॉक्सिसिटी होने लगता है तो अर्ली स्टेज में ये रिस्पायरेटरी एल्कलॉसिस कराता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी एल्कलॉसिस इसलिए कराता है क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सेंटर को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टिमुलेट करने से जो ब्रीद होता है, ब्रीदिंग रेट होती है, डेप्थ होता है, वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो CO2 होता है वो बहुत जल्दी जल्दी वॉश आउट होने लगता है, तो CO2 नहीं बचता है, इस वजह से रिस्पायरेटरी एल्कलॉसिस हो जाता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है कब, लेट स्टेज में। और जब एस्प्रिन की सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो दोनों देखने को मिलता है, ठीक है, एल्कलॉसिस भी और एसिडोसिस भी। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर वही घुमा के कह रहा है कि कोई पेशेंट है, उसको सोरियोसिस हो गया, उसको सैलिसिलिक एसिड दिया गया है, सैलिसिलिक एसिड वही एस्प्रिन दिया गया है, तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या देखने को, तो सिंपल वही क्वेश्चन, ये बस घुमा के पूछा है थोड़ा सा। तो सैलिसिलिक एसिड का टॉक्सिसिटी सिंपल सा पूछा हुआ है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिंगिंग इन ईयर्स होता है, टिनाइटिस होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी है ना। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, टिनाइटिस मतलब रिंगिंग इन ईयर, कान में घंटी बजना। फिर अगला कह रहा है कि किसी को रेमेटॉइड अर्थराइटिस था, आपने आइबुप्रोफेन दिया। आइबुप्रोफेन क्या है, एक NSAID है। तो क्या चीज़ सही है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए, अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं NSAID को खाने के बीच में खाऊंगा तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो NSAID होता है ये गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, इसीलिए इसको खाने के साथ खाया जाता है ताकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन ना करे और क्या हो, अल्सर ना हो। अगर इसे इम्पटी स्टमक लेंगे तो ये इरिटेशन की वजह से जो म्यूकस होगा वो उसकी सिंथेसिस लो हो जाएगी और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए NSAID जो है फर्स्ट लाइन पेन मैनेजमेंट में नहीं देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है पेन मैनेजमेंट में, PCM है, क्योंकि PCM क्या होता है, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज नहीं करता है, ठीक है। देखिए, PCM जो होता है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज नहीं करता है, जबकि NSAID क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसीलिए कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है या खाने के साथ खाना है। फिर कह रहा है कौन सी ड्रग होती है जो कि इम्पटी स्टमक दिया जाता है, खाली पेट दिया जाता है। तो हमें पता है गैस की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो कैसे दिए जाते हैं, खाली पेट दिए जाते हैं, जैसे PPI, ठीक है। PPI क्या करते हैं, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, HCl को कम कर देते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया।
फिर उसके बाद थायरॉक्सिन, तो देखिए थायराइड की चाहे जांच हो चाहे दवा हो उसे खाली पेट ही लेना होता है, ठीक है। अगर हम खाली पेट नहीं लेंगे तो जांच भी गलत आती है ना। तो जो जांच होती है थायराइड की वो भी खाली पेट कराई जाती है, उसकी दवा भी खाली पेट खाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। तो कह रहे हैं मॉर्फिन कौन सा ड्रग है। तो देखिए ओपिएट, पहले ये समझ लो ओपिएट होते क्या है। ओपिएट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे सॉरी, ओपिएट क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो एक पौधे से मिलते हैं। उस पौधे का नाम क्या होता है, ओपियम पॉपी, ठीक है, पॉपी प्लांट जिसे हम बोलते हैं, है ना, अफीम बोलते हैं, पॉपी प्लांट। तो ये एक्चुअली में क्या है, अफीम है। तो अफीम को ही क्या बोल रहे हैं, ओपिएट। ये किससे मिलता है, अफीम का प्लांट होता है, उससे जो नेचुरल सब्सटेंस निकलता है उसको ओपिएट बोलते हैं। ओपॉइड क्या, देखिए ओपिएट ओपॉइड अलग है। ओपिएट क्या है, ओपिएट नेचुरल सब्सटेंस है, डायरेक्ट जो पेड़ से लिया गया है। ओपियाइड क्या है, इसमें तीन चीज़ें आएंगी, नेचुरल भी आएगा, सेमी सिंथेटिक भी आएगा और सिंथेटिक भी आएगा, ठीक है। तो फिर ओपियाइड जो है इसमें तीन हमें देखना है। नेचुरल कौन कौन से होते हैं ओपिएट्स, मॉर्फिन, कोकीन और कोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद ओपिएट वही सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, मतलब जो सेमी सिंथेटिक नारकोटिक्स होते हैं। नारकोटिक ड्रग किसे बोलते हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, है ना, जो नशा क्रिएट करती हैं। तो और किसके रिसेप्टर पे जाके काम करती हैं, ओपिएट के। सेमी सिंथेटिक ओपिएड हमको याद करना है कौन कौन होता है, हेरोइन, एथाइल मॉर्फिन। सिंथेटिक ओपिएड कौन होता है, पैथिडीन जिसे मीपेरिडीन बोलते हैं, फेंटानिल और पेथेडोन, ये इमरजेंसी ट्रॉमा में मतलब आपको बहुत देखने को मिलेगा। फिर पेंटाजोसिन और ट्रामाडोल, ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, ट्रामा जो होता है वहाँ पे इसका यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना नेचुरल कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, कोकीन, कोडीन। सेमी सिंथेटिक कौन से हैं, हेरोइन, एथाइल मॉर्फिन। सिंथेटिक कौन से हैं, पैथिडीन और फेंटानिल, मेथाडोन और पेंटाजोसिन और ट्रामाडोल। ट्रामाडोल भी बहुत देखने को मिलता है, इसको जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तब ट्रामाडोल दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो मॉर्फिन ड्रग का सोर्स क्या होता है, मैं पहले ही बता दी कौन होता है, ओपियम पॉपी प्लांट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इसमें से कौन सा मतलब सिंथेटिक नारकोटिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो जो डिलाउडिड होता है इसका जेनरिक नेम होता है हाइड्रोमॉर्फोन, ठीक है। तो ये मॉर्फिन का ही सिंथेटिक, मतलब ये नारकोटिक है सिंथेटिक, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओपियोइड है। और लेरिटीन भी क्या है, ये ओपियोइड होता है। टैलवीन जिसका जेनेरिक नेम होता है पेंटाजोसिन, ये भी कैसा है, ये नारकोटिक है। मॉर्फिन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये नेचुरल होता है। मॉर्फिन, कोकीन और कोडीन कैसा है, नेचुरल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मतलब ओपियोइड के एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो देखो हेरोइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेमी सिंथेटिक है। पैथिडीन कैसा है, सिंथेटिक है। मॉर्फिन कैसा है, नेचुरल है। नैलोक्सिन क्या है, ये मॉर्फिन है ही नहीं, ठीक है, ओपियोइड है ही नहीं, सॉरी ओपियोइड है ही नहीं। फिर उसके बाद ये एक्चुअली में क्या है, ये एंटीडोट होता है ओपियोइड का। तो ओपियोइड का एंटीडोट याद रखना है क्या होता है, नैलोक्सिन होता है। अगर आईवी दिया जाता है तो क्या होता है, नैलोक्सिन होता है 2 mg, और अगर ओरल दिया जाता है तो नैल्ट्रेक्सोन होता है, ठीक है। तो ये और एंटागोनिस्ट एंटीडोट क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ पहले ही। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो देखो इसके पीछे ऑर्फिन लगा है, इसके पीछे भी ऑल लगा है, जोसिन लगा है, ये हम पेंटाजोसिन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों क्या है, ये ओपियोइड है। और नेप्रोक्सेन क्या है, ये NSAID है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें से कौन सा है इसमें से कौन सी ड्रग है जो एंटी एमेटिक के तौर पे हम नहीं देते हैं। कब नहीं देते, अगर एनेस्थीसिया से रिकवरी हो रही है तो कौन सी ड्रग है जो हम नहीं देते, तो पैथिडीन, ये सिंथेटिक ओपियोइड होता है, ये एंटी एमेटिक नहीं। इसको क्या होता है, ये एनाल्जेसिक के पहले दिया जाता है, ठीक है, एनेस्थीसिया के पहले दिया जाता है, एनेस्थीसिया के बाद इसे नहीं दिया जाता, ठीक। तो एनेस्थीसिया से अगर कोई रिकवर कर रहा है तो उसको पैथिडीन नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद एवोमीन, सेटिमिटिल, लार्जेक्टिल, इसको साइकेट्री में भी पढ़ेंगे, ये एंटीएमेटिक होता है, मोशन सिकनेस में भी इसको दिया जाता है। और क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पैथिडीन होता है ये एनेस्थीसिया के पहले दिया जाता है, बट बाद में नहीं दिया जाता है इसको। फिर उसके बाद है कि कौन सी एंटी एमेटिक है जो कि लिवर डिसफंक्शन करती है। तो प्रोक्लोरपेराजिन जो है ये हम साइकेट्री में भी पढ़ेंगे। ये जो दवा होती है ये एंटी एमेटिक एक्शन शो तो करती है, लेकिन इसको एक्यूट या क्रोनिक कोलिस्टैटिक लिवर डिजीज़ में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये और ज़्यादा उसको लिवर इंजरी कर देगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ओपोइड की टॉक्सिसिटी होती है इसमें से मोस्ट कॉमनली क्या है। तो जो ओपोइड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्यूपिल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और बाकी ये क्या करता है, ये इसका अफेक्ट क्या होता है, ये बीपी को भी कम कर देगा, मतलब हाइपोटेंशन करेगा, हार्ट रेट कम करेगा, रिस्पिरेटरी रेट कम करेगा, टेम्परेचर भी कम करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कम करेगा, ये सब कुछ कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, बीपी क्यों कम हुई है, ये बीपी कम हुई है, हार्ट रेट कम हुआ है, रिस्पिरेटरी रेट कम हुआ, तो ये सबको क्या कर देगा, कम कर देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर ओवरडोज हो गया है नारकोटिक का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो हमने पढ़ा है क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को, है ना। नारकोटिक जो होते हैं ओपोइड वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपिल को, वो डायलेट नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ओपोइड का ओवरडोज हो गया है तो क्या होगा। तो सिंपल वही टॉक्सिसिटी, ओवरडोज की टॉक्सिसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल सही बात है, और ये बीपी को भी कम करेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर वॉमिटिंग ठीक है, टैकिपनिया, ये टैकिपनिया नहीं ब्रेडिपनिया कराएगा और डिज्निया कराएगा, है ना। सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि रिस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्यूपिलरी डायरेशन ये नहीं कराएगा, हाइपरटेंशन कराएगा, ट्रिमर अटैक्सिया नहीं कराएगा, ठीक है। फिर कह रहा है वही कि एक पेशेंट है, मतलब उसको ओपोइड मेडिकेशन चल रहा है, आप क्या देखोगे, तो आप उसकी रिस्पिरेटरी रेट को बराबर देखोगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये रिस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है, कम करने की वजह से रिस्पिरेटरी सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि वही कोडिन मतलब वही ओपोइड ले रहा है, तो उसको सीवियर बैक पेन के लिए